नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 14 सांख्यिकी का क्वेश्चन बैंक प्रश्न बैंक। वार्षिक परीक्षा में प्रश्न बैंक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वार्षिक परीक्षा की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अध्याय 14 सांख्यिकी हम प्रश्न बैंक क्वेश्चन बैंक जो आपका बन करके आया है, जिसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन का समावेश किया गया है, वो वाले प्रश्न हम पढ़ेंगे। आईएमपी क्वेश्चंस पूरे के पूरे आज हम हल करेंगे, पूरे आईएमपी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है आप देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको लोग को क्या दिया है, बारीकी से यहाँ पर हम देखेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न दिया है कि 3 सिक्के को एक साथ 30 बार उछाल रहा है। 3 सिक्के को, कितने सिक्के को? 3 सिक्के को एक साथ कितने बार उछाल रहा है? 30 बार उछाला जाता है। कितने बार उछाला जाता है? 30 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार चित आने की आंकड़े, प्रत्येक बार क्या आने के आंकड़े? प्रत्येक बार चित आने के आंकड़े। क्या आने के आंकड़े? चित आने के आंकड़े। एक सिक्के को अपन ने कितने बार उछाले? 3 सिक्के को अपन ने 30 बार उछाले। 3 सिक्के को अपन ने एक बार उछाले, हो सकता है कि तीनों के तीनों में चित आ जाए। तीनों सिक्कों को अपन ने 2 बार उछाले, हो सकता है कि 2 सिक्के में चित आए, है ना। तो आंकड़े यहाँ पर देखो क्या दिए हैं। आंकड़े यहाँ पर दिए हैं 0 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 0 1 3 0 1 3 1 1 2 2 0 1 2 1 3 0 0 1 1 2 3 2 2 0। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग के आंकड़े आए हैं। दिए हुए आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाई है। दिए हुए आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाई है। इन आंकड़ों के लिए हमको क्या बनाना है? बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। देखो इसको हम करेंगे यहाँ पर क्या, इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। इन आंकड़ों के लिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? बारंबारता बंटन सारणी का निर्माण करेंगे। तो देखिए, देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 कॉलम बनेंगे। बारंबारता बंटन सारणी मतलब कि कौन कौन से आंकड़े कितने बार आए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर चित आने की संख्या। उछालने पर चित आने की संख्या। तीनों सिक्कों को अपन एक साथ उछाल रहे हैं, जब तीनों सिक्कों को अपन एक साथ उछाल रहे हैं तो चित आने की संख्या। बारंबारता और कितने बार ऐसी कंडीशन बनी है। देखो तीनों सिक्कों को अपन एक साथ उछालेंगे, या तो एक कंडीशन आएगी कि एक भी सिक्के में चित ना आए। बनेगी वाली कंडीशन। एक कंडीशन क्या बनेगी कि एक भी सिक्के में चित ना आए, मतलब कि 0 चित आए। चित्त कितने आए? 0 चित्त आए। या फिर एक कंडीशन ये बन सकती है कि तीनों सिक्कों को जब अपन एक साथ उछालेंगे तो सिर्फ एक सिक्के में क्या आए? चित आए। सिर्फ एक सिक्के में क्या आए? चित आए। या फिर एक कंडीशन और ये बन सकती है कि जब तीनों सिक्के को अपन एक साथ उछालेंगे तो दो सिक्के में क्या आए? चित आए। यह एक कंडीशन यहाँ पर और बन सकती है कि जब अपन तीनों सिक्के को उछाले तो तीनों के तीनों सिक्कों में क्या आए? चित आए। तीनों के तीनों सिक्कों में क्या आए? यहाँ पर हमारा चित आए। ये कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, है ना। तो चलिए 0 कितने बार आया गिन लीजिए। 0 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 बार। 6 बार क्या आया आपका? 0। 1 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार यहाँ पर क्या आया आपका? 1 आया। 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार आपका क्या आया है? 2 आया। उसके बाद 3 कितने बार आया? 3 आया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 5 बार क्या आया आपका यहाँ पर? 3 आया है। कुल योग निकाल लेंगे।
कुल योग, कुल कितने सिक्के, 30 सिक्के, तो योग निकाल लेंगे, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या बना लेते हैं, बारंबारता बंटन सारणी हम बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर क्या बना लिया, बारंबारता बंटन सारणी बना लिया। इसको उतारो, कॉपी में नोट करो ना। इस प्रकार से बनाना पड़ेगा और आप लोग को तब जाकर क्या मिलेंगे, नंबर यहाँ पर मिलेंगे। पूरा यहाँ पर यही बनाना पड़ेगा। अगला सवाल क्या बोल रहा था, दूसरा सवाल यहाँ पर बोल रहा है, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। एक विधानसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव मतलब विधायक लोग का क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। और विधानसभा चुनाव में जितनी प्रकार की राजनीतिक पार्टी होती है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, है ना, ये नहीं ABCD जितनी पार्टी होती है, उनमें से किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है दूसरे प्रश्न में। कौन से प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में। पहले कॉलम क्या क्या बनेगा, राजनीतिक पार्टी, पहले कॉलम बनेगा क्या, राजनीतिक पार्टी का, और दूसरा बनेगा जीती गई सीटें। दूसरी क्या बनेगा, जीती गई सीटें, कौन कौन सी सीटें और कितनी कितनी सीटें यहाँ पर जीती गई है। दूसरा कॉलम हमारा यहाँ पर इस चीज़ का बनेगा, जीती गई सीटें का। राजनीतिक पार्टी ए जो है उसने कितनी सीट जीती, 75 सीट जीती। राजनीतिक पार्टी बी ने 55 सीट जीती। राजनीतिक पार्टी सी ने कितनी, 37 सीट जीती। राजनीतिक पार्टी डी ने 29 सीट जीती। राजनीतिक पार्टी ई ने 10 सीट जीती। राजनीतिक पार्टी एफ ने कितनी सीट जीती, 37 सीट यहाँ पर जीती। अब यहाँ पर पहला सवाल क्या बोल रहा है, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला। ये जो मतदान के जो परिणाम है, न्यूज़ 24 वाले हो गए, आज तक वाले बताते हैं ना कि भैया एक आंकड़ा, एक दंड आलेख बना रहता है कि भैया भाजपा का ग्राफ यहाँ तक पहुँच गया है, कोरोना का ग्राफ यहाँ तक पहुँच गया है, इसका ग्राफ वहाँ तक पहुँच गया है, बोलते ना इस प्रकार से। उसको हम क्या बोलते हैं, दंड आलेख बोलते, क्या बोलते हैं, दंड आलेख बोलते हैं। आपको यहाँ पर दंड आलेख खींचना है। क्या खींचना है, दंड आलेख खींचना है ना। और एक अक्ष पर राजनीतिक पार्टी और बाएं अक्ष पर राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या कितनी है ना, की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपको क्या खींचना है, दंड आलेख खींचना है। दंड आलेख खींचना है। दंड आलेख खींचना बहुत आसान होता है। देखो हम इसका दंड आलेख खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, एक यहाँ पर खड़ी लाइन रहेगी और एक लाइन किसी रहेगी, यहाँ पर हमारी आड़ी लाइन रहेगी। ये जो आड़ी लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर होता है 0, 0 के बाद 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 सीट, फिर 50 सीट, फिर 60 सीट, फिर 70 सीट और फिर 80 सीट। क्लियर। ये क्या यहाँ पर आपकी ये वाला जो ग्राफ है, ये क्या, ये वाली लाइन क्या दिखा रही है, आपकी जीती गई सीटों की संख्या बता रही है। क्या बता रही है, ये वाली लाइन बता रही है आपकी जीती गई सीटों की संख्या, जीती गई सीटों की संख्या, जीती गई सीटों की संख्या प्रकट करती है। और ये वाला जो अक्ष है, एक्स अक्ष, ये जो आड़ी वाली आपकी लाइन है, ये राजनीतिक पार्टियां दर्शाती, क्या दर्शाती है, राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शित करती है। आड़ी वाली लाइन क्या बताती है आपकी, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टी बताती है। अब राजनीतिक पार्टी ए, अब यहाँ पर सेंटीमीटर से ग्राफ खींचेंगे। ए जो हो जाएगी आपकी बी, ये हो जाएगी सी, ये हो जाएगी डी, ये हो जाएगी ई, और ये हो जाएगी आपकी क्या, एफ हो जाएगी। राजनीतिक पार्टी ए ने कितनी सीट जीती, 75 सीट जीती। कितनी सीट जीती, 75 सीट। तो 70 और 80 के बीच में यहाँ पर क्या होगा, 75 होगा। तो हमारा ग्राफ यहाँ 75 तक क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये इस प्रकार से। कितनी सीट जीती इसने,
75 75 सीट यहाँ पर इसने जीती है। राजनीतिक पार्टी बी ने कितनी सीट जीती? 55 सीटें जीती है। 55 55 कहाँ तक है? 50 और 60 के बीच में क्या आता है? 55 आता है। 55 आपका यहाँ पर यहाँ तक आएगा। कितनी सीट जीती है? 55 सीट जीती है। राजनीतिक पार्टी सी ने कितनी सीट जीती? राजनीतिक पार्टी सी ने कितनी सीट जीती? सी ने 37 सीट जीती। 30 और 40 के बीच में 30 31 32 10 अंक होते, 37 यहाँ पर आएगा। ये इस प्रकार से बनाना। कितनी सीट जीती? 37 सीट जीती। राजनीतिक पार्टी डी ने कितनी सीट जीती है? 29 सीट जीती। 29 20 और 30 के बीच में यहाँ पर आएगा आपका 29। यहाँ पर क्या आएगा आपका? 29 बन करके आएगा। कितनी सीट जीती? 29 सीट जीती। राजनीतिक पार्टी ई ने कितनी सीट जीती? 10 सीट जीती। 10 सीट जीती है। कितनी सीट जीती है? 10 सीट जीती है। और राजनीतिक पार्टी एफ ने कितनी सीट जीती? 37 सीट जीती, इसी के बराबर। एफ ने कितनी सीट जीती है? 37 सीट जीती है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या बन गया? ये दंड आलेख का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? दंड आलेख का निर्माण हो गया। हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखो। पहले अगला क्वेश्चन लिखो। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है? किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है? किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है? डालो। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है? उत्तर लिखो। राजनीतिक पार्टी ए ने कौन सी पार्टी ने जीती सबसे ज़्यादा? ग्राफ देख के वैसे समझ में आ रहा है कि राजनीतिक पार्टी ए जो है उसने सबसे अधिक सीट 75 सीट यहाँ पर जीती है। कितनी सीट जीती है? 75 सीट जीती। डालो उत्तर। राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम 75 सीटें जीती है। राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम 75 सीटें जीती है। लिख लिए? पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, परीक्षा उपयोगी। अगले यहां पर आप देख सकते हो प्रश्न 3 देखो। कौन सा प्रश्न? प्रश्न 3 क्या बोल रहा है? एक महीने में, कितने महीने में? एक महीने में एक परिवार द्वारा विभिन्न पदों पर किए गए व्यय निम्न हैं। अब कौन कौन से मद है? पहला कॉलम का है आपका मद का है, और दूसरा कॉलम का है व्यय मतलब खर्च का। आपको क्या बनेगा? कॉलम बनेगा। अब परिवार जो है उसकी जो इनकम है वो उसकी इनकम को कहाँ कहाँ खर्च करता है अपन वो देखेंगे, है ना। सबसे पहले देखो भोजन खाने पीने में एक महीने कितने रुपये लग जाता है? 4000 रुपये लग जाता है ना। अब भी हुआ, पहले हो गया। देखो ना, सबसे पहले भोजन पे कितने रुपये लग जाता है अपन को? 4000 रुपये कायम लग जाता है, भोजन में लग जाता है। शिक्षा में कितने रुपये लगते हैं? शिक्षा में कितने रुपये लगते हैं? पढ़ाई लिखाई में 2500 रुपये महीने का अपन लग जाता है पढ़ाई लिखाई में। अब कपड़े में कितने लगते हैं? कपड़े में 1000 रुपये लग जाते हैं। मकान किराया उसमें कितने लग जाते हैं अपन को? 3500। अन्य कितने लग जाते हैं परिवार को? अन्य भैया लग जाते हैं यहाँ पर कितने? 2500। और बचत कितनी की होती है? 1500। आपको यहाँ पर ये आंकड़े दिए गए हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है कि भैया दिए गए आंकड़ों का दंड आलेख बनाइए। दिए गए आंकड़ों का क्या बनाइए? दंड आलेख बनाइए। आपको इन दिए गए आंकड़ों का क्या बनाना है? दंड आलेख बनाना है। इन दिए गए आंकड़ों में आपको किसका निर्माण करना है? दंड आलेख का निर्माण करना है। इन आंकड़ों का क्या बनाना है आपको? दंड आलेख बनाना है।
ये कॉलम आपका काय का बनेगा, व्यय का बनेगा। काय का बनेगा, व्यय का कॉलम बनेगा। व्यय मतलब खर्च, काय में, रुपए में, कितने रुपए लग रहा है। और ये कॉलम काय का बनेगा आपका, ये कॉलम बनेगा आपका क्या, मद का। ये कॉलम काय का है आपका, मद का कॉलम बनेगा। ये कॉलम काय का बनेगा आपका, मद का कॉलम बनेगा, है ना। अब आंकड़े देखिए यहाँ पर हम लेंगे कितने, ये हो गया 0, ये ले लिया हमने कितना 500, ये हो गया 1000, ये 1500, ये 2500, ये 3000, 3500 और कितने 4000। पहला काय का है आपका, भोजन का है, तो एक अक्षर पर पहला क्या बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। दूसरा काय का है, शिक्षा का है। दूसरा काय का है, शिक्षा का है। तीसरा काय का है, कपड़े का है। काय का है, कपड़े का है। चौथा काय का है, मकान का है। पांचवा काय का है, अन्य का है। और लास्ट काय का है आपका, बचत। काय का है, बचत का है। अब भोजन पर कितने लग जा रहे हैं, 4000 रुपये लग जा रहे हैं। 4000 यहाँ तक है, तो उसका अपना जो ग्राफ है कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। क्लियर, ये कितने रुपए लग गए, 4000 रुपये। शिक्षा पर कितने, 2500। 2500 आपके यहाँ पर है, ये शिक्षा पर कितने लग गए, 2500 रुपये लग गए। कपड़े पर कितने, 1000। ये कपड़े पर कितने हो गए, 1000 रुपये हो गए। मकान पे कितने, 3500। 3500 आपके यहाँ पर ये हो गए, 3500 आपके यहाँ पर जी हो गए। कितने हो गए, 3500। अन्य पर कितने हैं, 2500। 2500 कहाँ है, जी है 2500 यहाँ पर आपके ये हो गए। ये कितने हो गए यहाँ पर आपके, 2500 का। बचत कितनी की हुई, 1500 की। 1500 आपके यहाँ पर ये हो गए, है ना। ये कितने हो गए यहाँ पर आपके, 1500 हो गए। इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या बना लिया, अपना ये दंड आलेख हमने तुरंत चुटकियों में बना लिए। सरल है, कठिन है दंड आलेख बनाना, सरल है। चलो उतार ली इसको, बनाते भी चल रहे हो ना, क्या नहीं चल रहे हो बनाते, उतार लिए। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। प्राथमिक आंकड़ों एवं गौण आंकड़ों को, प्राथमिक आंकड़ों एवं, प्राथमिक आंकड़ों एवं गौण आंकड़ों को, प्राथमिक आंकड़ों एवं गौण आंकड़ों को उदाहरण देकर समझाइए। प्राथमिक आंकड़ों एवं गौण आंकड़ों को उदाहरण देकर समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राथमिक आंकड़ों एवं गौण आंकड़ों को उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, हेडिंग डालो, प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े देश पढ़ के लिखेंगे। जब अन्वेषक एक निश्चित उद्देश्य रखकर, जब अन्वेषक एक निश्चित उद्देश्य रखकर, जब अन्वेषक एक निश्चित उद्देश्य रखकर, जब अन्वेषक एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है, तब इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़े, तब इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़े, तब इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़े
तब इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते। लिख लिए। उदाहरण में पहले लिखो, उदाहरण डालो, और उदाहरण में पहले लिखना कक्षा 9वीं के 20 विद्यार्थियों की लंबाई। कक्षा 9वीं के 20 विद्यार्थियों की लंबाई। लिखो पहला पॉइंट, कक्षा 9वीं के 20 विद्यार्थियों की लंबाई। लिख लिए। पहला पॉइंट लिखो, कक्षा 9वीं के 20 विद्यार्थियों की लंबाई। दूसरा लिखो, गणित की परीक्षा में, गणित की परीक्षा में, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। देखो मेरा कोई उद्देश्य है, मान चलो कि मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे बच्चों के वजन नापना है कि कौन बच्चे हल्के हल्के पुल्के और कौन अच्छे भारी भरकम हैं, है ना कि नहीं, कितने क्या वजन है। तो मेरा एक निश्चित उद्देश्य क्या है, भारत देश के स्वास्थ्य की मुझे जानकारी लेना है। इसलिए आप लोग का क्या नापा जा रहा है, वजन आप लोग का नापा जा रहा है, नाप रहा वजन, है ना। क्यों नाप रहा वजन, क्योंकि भैया अपन को भारत देश के लोगों की स्वास्थ्य की जानकारी लेना है, इसलिए अपन क्या एकत्रित कर रहे हैं, वजन के आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, है ना। तो प्राथमिक आंकड़े किसको बोलते हैं, देखो वे आंकड़े, ऐसे आंकड़े क्या बोला यहाँ पर, जब अन्वेषक, अन्वेषक का मतलब होता है जांच पड़ताल करने वाला, निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर, किसको ध्यान में रखकर, उसका जो निश्चित उद्देश्य है उस निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है। फिर से क्या बोला मैंने, जब कोई अन्वेषक, अन्वेषक मतलब जांच पड़ताल करने वाला, उसके कोई निश्चित उद्देश्य को, उसके निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर आंकड़े एकत्रित करता है ना, कि किसका वजन कितने कितने किलो है या कौन कहाँ तक पढ़ा है ना। आंकड़े क्या करता है, एकत्रित करता है। तब इस प्रकार जो आंकड़े एकत्रित करते हो फेस टू फेस लिए जाते हैं। वो तुम्हारे घर पे आएंगे जनसंख्या करने वाले लोग आते, तुम्हारे यहाँ गाड़ी है कि नहीं है, कौन सी गाड़ी से घूमते हो, कि साइकिल चलाते हो, घर में कितने लोग रहते हैं, ऐसा वैसा पूछते, घर की इनकम कितनी, आमदनी कितनी है, जनगणना करने वाले तो फेस टू फेस आंकड़े एकत्रित करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई, कोई आकर के आपकी लंबाई नाप रहा है कि आप कितने लंबे हो, आपकी हाइट कितनी है। जब वो हाइट इस प्रकार से आप लोग की नाप रहा है तो वो एक प्रकार से कौन से आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े, है ना। कौन से आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा बोलते हैं इसको ना, प्राथमिक आंकड़े हैं, है ना। या फिर गणित की परीक्षा में कक्षा 10वीं के बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, है ना। कुछ भी आंकड़े आप ले सकते हो, ये आंकड़े क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब डालो हेडिंग द्वितीयक आंकड़े, हेडिंग डालो क्या, द्वितीयक आंकड़े, हेडिंग डाली कौन सी, द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े में डेस पढ़ के लिखो, किसी स्रोत से, किसी स्रोत से, किसी स्रोत से जिनमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, किसी स्रोत से, किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, किसी स्रोत से, किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं, किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, आंकड़े प्राप्त किए गए हो, आंकड़े प्राप्त किए गए हो,
आंकड़े प्राप्त किए गए हो, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। उन आंकड़ों को गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। उन आंकड़ों को गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। उदाहरण डेस्क फाड़ के लिखो। गणित परीक्षा में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी दूसरा लिखो। एनसीसी ऑफिसर एनसीसी ऑफिसर एनसीसी ऑफिसर से ऐसी सूची का संग्रह, एनसीसी ऑफिसर से ऐसी सूची का संग्रह जिन्होंने एनसीसी का कोर्स कर लिया है, जिन्होंने एनसीसी का कोर्स कर लिया है। जिन्होंने एनसीसी का कोर्स कर लिया है। देखो द्वितीयक आंकड़े किसको बोलेंगे? किसी इंसान ने प्राथमिक आंकड़े पहले से ही क्या कर लिया है? एकत्रित कर लिया है। अब मान के चलो कि जनगणना पहले ही हो गई है। जनगणना पहले क्या हो गई है? पहले ही जनगणना हो चुकी है। लोग फेस टू फेस जा करके उन्होंने डाटा और आंकड़े क्या कर चुके हैं? एकत्रित कर लिए हैं। डाटा या आंकड़े एकत्रित कर चुके हैं, है ना। अब कोई दूसरा व्यक्ति उन आंकड़ों की हेल्प से, उन आंकड़ों की मदद से कोई दूसरा डाटा का संग्रह कर रहा है ना। उन आंकड़ों की मदद से क्या कर रहा है? दूसरा डाटा का संग्रह कर रहा है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े कहा जाता है। देखिए, किसी स्रोत से जिनमें सूचनाएं पहले से एकत्रित है, किसी स्रोत से जिनमें सूचनाएं क्या है? पहले से क्या है? एकत्रित है। जिनमें सूचनाएं पहले से ली जा चुकी है, उन सूचनाओं की मदद से अपन जो दूसरा डाटा इकट्ठा करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, सांख्यिकी किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखो, सांख्यिकी किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखो, सांख्यिकी किसे कहते हैं? उत्तर, अर्थपूर्ण सूचनाएं, अर्थपूर्ण सूचनाएं, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से
अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है। गणित की एक शाखा में गणित की एक शाखा में किया जाता है। गणित की एक शाखा में किया जाता है। गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी कहते हैं। जिसे सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने कोमा व्यवस्थित करने सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने कोमा व्यवस्थित करने कोमा विश्लेषण करने कोमा विश्लेषण करने विश्लेषण करने और निर्वचन करने और निर्वचन करने और निर्वचन करने और निर्वचन करने के बारे में और निर्वचन करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। जितने भी प्रकार के डाटा है, अभी पता है कोरोना बीमारी चल रही कोरोना बीमारी, तो उस कोरोना वायरस की जो बीमारी उसके लिए सरकार डाटा इकट्ठा करती है कि कौन लोग है, कितने साल के बच्चे हैं, क्या है, डाटा इकट्ठे कर रही है। तो ये जो सारे अपन जो डाटा इकट्ठे करते हैं, जो अपन इकट्ठे करते हैं डाटा इकट्ठे करते हैं, कई बार बाहर के लोग आते हैं तुम्हारे स्कूल में और तुम्हारे स्कूल में तुम लोग को वजन नाप के ले जाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तुम लोग की हाइट नाप के नहीं जाते। ये लोग एक प्रकार से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। जनगणना करने वाले आते हैं, वो तुम्हारे घर घर जाते हैं और घर घर जाके क्या इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़े क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं और आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। किसका संग्रहण करते हैं? आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। तो जब ये लोग घर घर जा कर के तुम्हारे आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, घर घर जा कर के जब ये लोग क्या करते हैं, डाटा इकट्ठे करते हैं, तो ये जो सारे जो डाटा होता है, आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों का प्रबंधन करना, इन आंकड़ों को दंड आलेख के माध्यम से बताना, इन आंकड़ों को ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करना, ये सारी जो विधियाँ होती है ये सब किसके अंतर्गत आती है? सांख्यिकी के अंतर्गत आती है। आयत चित्र हो गए, बारंबारता बंटन सारणी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? सांख्यिकी के अंतर्गत आती है। तो सांख्यिकी क्या होती है? देखो, सांख्यिकी अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने संबंधित। किससे? अर्थपूर्ण सूचनाएं, ऐसी सूचनाएं जिनसे कोई अर्थ निकले, है ना। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में करते हैं। उसका अध्ययन अपन कहाँ में करते हैं? गणित की एक शाखा में करते हैं, जिसमें अपन अर्थपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन करते हैं। इस शाखा अपन के बोलते सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रहण करना, सांख्यिकी में क्या क्या शामिल होता है? आंकड़ों का संग्रहण करना, मतलब आंकड़ों को इकट्ठे करना। व्यवस्थित करना, क्या करना? व्यवस्थित करना, मतलब आंकड़ों को जमाना, क्रमबद्ध करना, व्यवस्थित करना। विश्लेषण करना, फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करना, उन आंकड़ों की जांच पड़ताल करके विश्लेषण करना। और निर्वचन करना, निर्वचन करना मतलब उसको जमाना, दंड आलेख के माध्यम से जमाना या आयत चित्र के माध्यम से जमाना, निर्वचन करना। ये सब किस में शामिल होता है? सांख्यिकी में शामिल होता है। क्लियर है? काय में शामिल होता है? सांख्यिकी में शामिल होता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई, एक पौधे की
40 पत्तियों की लंबाई, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और सारणी में निरूपित किया गया है। और सारणी में निरूपित किया गया है। और सारणी में निरूपित किया गया है। अब सारणी बनाओ इस प्रकार से। देखो, पौधे की जो पत्ती होती है, कितनी पत्ती? 40 पत्ती की लंबाई है ना। कितनी पत्तियों की? 40 पत्तियों की लंबाई अपन नापे। तो ऐसी पत्ती जिनकी लंबाई 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर है, उन पत्तियों की संख्या कितनी है? 30 है। वे पत्ती जिनकी लंबाई 127 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर तक लंबी है, उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है? 5 है। ऐसी पत्ती जिनकी लंबाई 136 मिलीमीटर से 144 मिलीमीटर, उनकी लंबाई कितनी है? 9 है। जिनकी 145 से 100 कितनी है? 53 है, उनकी लंबाई यहाँ पर कितनी है? 12 है। जिनकी 154 से 162 है, उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है? 5 है। ऐसी पत्ती, क्या बोला मैंने यहाँ पर? ऐसी पत्ती जिनकी लंबाई 163 से 171 है, उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है? 4 है। जिनकी लंबाई 172 से 180 है, कितनी है? 172 से 180 है, उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। कितनी उनकी संख्या? 2 है। यहाँ पर सवाल है ना। अब सवाल लिखो यहाँ पर, इतना उतार लिए है ना। उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर हमारी? है ना, 2 है। जल्दी उतारो, तेज। यह अध्याय क्या बहुत सरल अध्याय है और हल्का सा मेरे को बोर मारता है, क्योंकि वो बच्चे वाली चीज़ें रहती है, ग्राफ में जमाना, ग्राफ्स चलाना। कुछ कठिन चीज़ नहीं आ रही गणित में, है ना कि नहीं। अब आने वाले साल से 11वीं गणित पढ़ाना चालू करूँगा और 12वीं की। 9वीं 10वीं में मज़ा नहीं आ रहा आजकल। अब 9वीं पढ़ाऊँगा, 10वीं पढ़ाऊँगा, लेकिन 11वीं गणित भी चालू करूँगा और 12वीं गणित भी। 12वीं में 100 में से 97 नंबर लाया, कम से कम पढ़ाई देता हूँ। मेरे पढ़ाई वाले बच्चे ला लेंगे। मेरे बाद अभी तक स्कूल को जितना रिजल्ट आ रहा, किसी को 80 नंबर नहीं मिल रहे ढंग से गणित में। पता नहीं कैसे हो गए आजकल के लोग। 82-83% नहीं बन पा रहा स्कूल में, है ना। अब इसमें क्वेश्चन लिखो नीचे, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। एक आयत चित्र खींचिए। एक आयत चित्र खींचिए। एक क्या खींचना है हमको? यहाँ पर आयत चित्र खींचना है। आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक क्या खींचना है यहाँ पर हमको? आयत चित्र खींचना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा क्या है? आयत चित्र जो बना हुआ है। यहाँ पर जो हमारा क्या बना हुआ है? यहाँ पर जो हमारा आयत चित्र बना हुआ है, इसकी लंबाई कैसी है? 118 से 126। कैसी? 118 से 126। फिर यहाँ पर 126 से होना था ना, लेकिन जहाँ आयत से हो गई 127 से हो गई। फिर यहाँ 35 है, तो फिर यहाँ 36 आ गया, जबकि यहाँ 135 से स्टार्ट होना था। मतलब दिए गए आंकड़े कैसे है? असंतत है। कैसे है? असंतत है। असंतत मतलब कि क्रमबद्ध है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 144 फिर 145 आ गया, जबकि एक जैसे रहना चाहिए। 10 से 20, फिर ये 20 से 30 होना चाहिए, है ना कि नहीं। इस प्रकार से तो दिए गए आंकड़े कैसे हमारे? असंतत है, मतलब कि क्रमबद्ध नहीं है। सबसे पहले हमको आंकड़ों को संतत करना पड़ेगा। हमको आंकड़ों को करना पड़ेगा? संतत करना पड़ेगा। उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे, है ना। आंकड़ों को संतत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आंकड़ों को हमको संतत करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए आंकड़े, क्या लिखेंगे, दिए गए आंकड़े असतत है। क्या है, असतत है। दिए गए जो आंकड़े वो कैसे है, असतत है। तो आंकड़ों को सतत करने पर, आंकड़ों को क्या करने पर, आंकड़ों को सतत करने पर, आंकड़ों को सतत करने पर, अब इन आंकड़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, सतत करना पड़ेगा, संतत करना पड़ेगा। इन आंकड़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, क्या हो गया, इन आंकड़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, सतत करना पड़ेगा। ये आंकड़े कैसे हमारे असतत है, कैसे है, असतत। इन आंकड़ों को हमको करना पड़ेगा, सतत करना पड़ेगा। तो बनाओ पहला कॉलम लंबाई का, लंबाई कायम में दी है, मिलीमीटर में यहाँ पर दी गई है। तो पहला कॉलम बनेगा आएगा लंबाई का। अब देखो सतत करने के लिए क्या करेंगे, ये 26 है ना, इसको 0.5 आगे बढ़ा देंगे तो 26.5, और 27 को 0.5 कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 26.5। इसको 0.5 कम कर, 118 को कर देंगे 117.5, 0.5 कम कर दिए, इसमें 0.5 बढ़ा देंगे, 126 को हम कर देंगे 126.5, कर ली इतना। अब इसको 0.5 कम कर दो, 27 को 1 कम करो तो 126 क्या जाएगा यहाँ पर 5, ये जाएगा 126.5, और इसको 0.5 बढ़ा दो, ये हो जाएगा 135.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135.5 हो जाएगा। इसको 0.5 कम करना, इसको 0.5 बढ़ाना। इसको 0.5 कर देंगे अपन, कम कर देंगे, 136 में अपन ने 0.5 कम करे, कितना हो जाएगा 135.5। इसको 0.5 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 144.5 हो जाएगा। इसके बाद 145 को 0.5 कम करो तो ये कितना हो जाएगा 144.5। इसको 0.5 बढ़ा दो तो ये कितना जाएगा आपका यहाँ पर 153.5 हो जाएगा। 154 को 0.5 कम कर दो तो ये कितना जाएगा 153.5, और 162 को 0.5 बढ़ा दो तो ये कितना जाएगा आपका 162.5 हो जाएगा। 163 को 0.5 कम कर दो तो ये कितना जाएगा 162.5 हो जाएगा, और 171 को 0.5 बढ़ा दो तो कितना जाएगा आपका, ये जाएगा 171.5 हो जाएगा। फिर 172 को 0.5 कम कर दो तो 172 में से एक गया, कितना बचेगा 171 बचेगा, 171.5 बचेगा, कितना बचेगा 171.5, और उसके बाद फिर 180 को 0.5 बढ़ा दो तो कितना जाएगा 180.5, 180.5। अब आंकड़े संतत हो गए हैं, यहाँ 126 यहाँ भी 126 आ गया, 135 यहाँ पर है, यहाँ भी कितना आ गया 135 आ गया, यहाँ 153 ये भी 153 आ गया, 171 यहाँ पर भी क्या आ गया 171 आ गया। अब यहाँ पर हम अगला क्या बनाएंगे, पत्तियों की संख्या का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पत्तियों की संख्या। अब पत्तियों की संख्या कितनी क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। इसकी पत्ती संख्या कितनी यहाँ पर 3 है, इसमें पत्ती की संख्या यहाँ पर कितनी है 5, इसमें पत्ती की संख्या यहाँ पर कितनी है 9, इसमें पत्ती की संख्या यहाँ पर कितनी है 12, इसमें पत्ती की संख्या यहाँ पर कितनी है 5, इसमें पत्ती की संख्या यहाँ पर कितनी है 4, और इसमें पत्ती की संख्या यहाँ पर कितनी है 2 है। ये क्या बना ली, यहाँ पर हमने पत्तियों की संख्या बना दी है। और कुल योग, कुल कितनी पत्ती है क्या, इसमें और कुल कितनी पत्ती है यहाँ पर, हाँ इन सबको जोड़ दो, कितनी पत्ती यहाँ पर आपकी 40, जोड़ने पर कितना आएगा यहाँ पर हमारी कुल 40, यहाँ पर हमारी क्या है पत्तियाँ है। कुल कितनी पत्ती यहाँ पर हमारी 40 पत्तियाँ है। क्लियर है, कुल कितनी पत्ती है 40 पत्ती है। ये हमारे आंकड़े यहाँ पर क्या हो गए, संतत हो गए। आंकड़े कैसे हो गए यहाँ पर हमारे, संतत हो गए। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम अब बनाएंगे भैया क्या, आयत चित्र। क्या बनाएंगे, आयत चित्र खींचेंगे। क्या खींचेंगे, आयत चित्र खींचेंगे इन आंकड़ों के लिए। देखो आयत चित्र खींचना बहुत आसान होता है। दंड आलेख और आयत चित्र में एक ही अंतर होता है कि दंड आलेख में जो खंबे बनते हैं ना, अभी बनाए थे मैंने, वो दूर दूर बनते हैं, और आयत चित्र में कैसे बनते हैं, बिल्कुल पास पास और चिपक चिपक करके बनते हैं। पहला कॉलम क्या बनाएंगे आप, वाई अक्ष का बनाएंगे,
और दूसरे आयत चित्र में क्या हमेशा याद रखना, आयत चित्र में इस प्रकार से आपकी एक ऐसी डिजाइन बनती है। और ये क्या बनेगा आपका, एक्स अक्ष बनेगा। दूसरा अक्ष क्या रहेगा यहाँ पर आपका, एक्स अक्ष रहेगा। पहला रहेगा आपका बाय अक्ष, दूसरा क्या रहेगा यहाँ पर एक्स अक्ष रहेगा। दो दो का अंतराल लेंगे, 0 0 के बाद क्या आएगा यहाँ पर आपका 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18, है ना। दो दो का अंतराल, जितने का अंतराल लेना आप उतने का अंतराल ले सकते हो। 18 के बाद क्या आ गया आपका 20 आ गया। अब आयत चित्र कैसे बनता है, आयत चित्र बिल्कुल पास पास बनता है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 सेंटीमीटर का अंतराल लेंगे, 1 सेंटीमीटर, ये कितने कितने का अंतराल लेंगे अपन, 1 1 सेंटीमीटर का अंतराल लेंगे। कितने कितने सेंटीमीटर का, 1 1 सेंटीमीटर का अपन अंतराल लेंगे। 117.5 से 126.5, ये कितना है 117.5 से 126.5, फिर ये 126 से 135.5, 126 से कितना है यहाँ पर आपका 135.5, फिर 135.5 से कितना 144.5, 135.5 से कितना 144.5, फिर 144.5 से कितना 153.5, 144.5 से कितना 153.5, इसके बाद 153.5 से कितना है 162.5, 153.5 से कितना 162.5, फिर 162.5 से कितना है 171.5, 162.5 से 171 कितना है 5 है, फिर 171.5 से कितना 180.5, 171 से कितना है 180.5। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या दिया है, आयत चित्र दिया है। अब ये कहाँ तक गया है, 3 तक गया है। 3 कहाँ पर आएगा, 2 और इसके बीच में कितना आएगा यहाँ पर आपका 3 आएगा। ये 3 तक गया है, क्लियर। कहाँ तक गया है ये हमारा, 3 तक गया है। कहाँ तक गया है, 3 तक गया है, क्लियर। कहाँ तक गया है, 3 तक गया है। ये कहाँ तक गया हमारा, 5 तक गया है। 4 के बाद क्या आता है हमारा यहाँ पर 5 आता है। ये कहाँ तक गया है, 5 तक गया है। उसका अगला ये कहाँ तक गया हमारा, 9 तक गया है। 8 और 8 के बाद क्या आता है 9 आता है। ये कहाँ तक गया हमारा, 9 तक गया है। ये कहाँ तक गया हमारा, 12 तक गया है। 12 कहाँ पर हमारा, ये है। ये कहाँ तक गया हमारा, 12 तक गया है। ये कहाँ तक गया हमारा, 5 तक गया है। ये कहाँ तक गया हमारा, 5। ये कहाँ तक गया हमारा, 5 तक गया है। ये कहाँ तक गया हमारा, 4 तक गया है। कहाँ तक गया है, 4 तक गया है। उसके बाद ये कहाँ तक गया हमारा, 2 तक गया है। ये कहाँ तक गया हमारा, 2 तक गया है। ये बन गया हमारा यहाँ पर क्या, आयत चित्र बन गया। क्या बन गया यहाँ पर, ये हमारा आयत चित्र बन गया है। क्या बन गया है, आयत चित्र का निर्माण हो गया। उतार लो ना, क्या बन गया है, आयत चित्र बन गया है। इतना उतारो और जाओ।